प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को शब्द विचार के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है और शब्द की परिभाषा क्या है ये भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। तो हम लोग सबसे पहले शब्द की परिभाषा को जान लेते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात कुछ वर्ण आपस में मिलते हैं और एक समूह बनाते हैं, और यदि उनके भीतर में कोई अर्थ छिपा हुआ रहता है तो उसे ही शब्द कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में दो चार शब्द हम लोग देख लेते हैं। जैसे विद्यालय। विद्यालय में बहुत सारे वर्ण आपस में मिले हुए हैं, एक समूह का निर्माण किया और इसका एक निश्चित अर्थ होता है जो हम लोग जानते हैं। विद्या का आलय अर्थात विद्यालय, जहाँ हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसके बाद देखिए माता। माता में भी मोह है, आ है, तो है, आ है, ये सब वर्ण मिलके माता शब्द का निर्माण हुआ है और इसमें एक अर्थ छिपा हुआ है। और उसके बाद देखिए राम। राम में भी एक अर्थ छिपा हुआ है। राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम है, इसको हम लोग जानते हैं। और अच्छा। अच्छा भी एक शब्द है जो वर्णों के समूह से बना हुआ है और इसका एक अर्थ भी होता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द हमारे शब्दकोश में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और हम लोग इनका अर्थ देखना चाहते हैं तो अर्थ भी मिल जाता है। इस तरह के बहुत सारे सार्थक शब्दों के समूह से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो अब देखिए कुछ वर्णों से मिले हुए और भी शब्द आप लोग को दिखाता हूँ जो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ विद्यालय को उल्टा लिख दिया है। य पहले लिखा, ल उसके बाद या, उसके बाद द हलंत, उसके बाद शुरू में वी और अंत में वी कर दिया है। तो ये विद्यालय का उल्टा हुआ। देखिए इसको पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती है, यल या द्वि। तो ऐसा कोई शब्द हिंदी में है ही नहीं। और देखिए माता का हमने उल्टा रूप यहाँ पर आप लोगों को दिखाया है, तामा, और इसको सीधा करेंगे तो माता हो जाएगा। तो ऐसा कोई शब्द हिंदी में नहीं है। इसीलिए इन दोनों शब्दों को और इस तरह के निरर्थक शब्द समूह को हम लोग हिंदी में प्रयोग ही नहीं करते हैं। तो अर्थ के अनुसार भी शब्दों का यदि वर्गीकरण हम लोग करेंगे तो सार्थक और निरर्थक में कर सकते हैं। तो हम लोग हिंदी भाषा में सिर्फ सार्थक शब्दों को ही अध्ययन करते हैं और उन्हीं सार्थक शब्दों का वर्गीकरण हम लोग आगे देखेंगे। तो आते हैं हम लोग सीधे शब्दों के वर्गीकरण को जानते कि किन किन आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण विद्वानों ने, व्याकरणों ने किया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ अर्थ के आधार पर। इसका मतलब हुआ शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर भी किया जाता है। और उसके बाद देखिए दूसरा है प्रयोग के आधार पर। हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण होता है। और तीसरा है स्रोत के आधार पे। तो इसका मतलब शब्द आया कहाँ से है, शब्द के आने का स्रोत कहाँ से, जरिया कहाँ से है। चौथा है रचना के आधार पे। तो रचना मतलब बनावट हुआ, या जो है रचना को हम लोग बनावट के नाम से भी जान सकते हैं। और रचना मतलब होता है मतलब शब्द किस प्रकार से बने हुए हैं। और व्याकरणिक आधार पे, ये पांचवा आधार है। व्याकरण शब्दों को किस रूप में बांट के देखता है, किस रूप में उसके भेद करता है।
तो इन सभी आधारों पर हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इन सभी आधार पे शब्दों के कितने कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। हमने ऊपर भी एक बार बताया था कि सार्थक और निरर्थक होता है अर्थ के आधार पर, लेकिन हम लोग सिर्फ अब सार्थक शब्दों के अर्थ के आधार पर इसके भेद को देखते हैं। तो सबसे पहला एकार्थी शब्द, वैसे शब्द जिनका सिर्फ एक ही मतलब होता है, एक ही अर्थ होता है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। और दूसरा है अनेकार्थी शब्द, वैसे शब्द जिसके एक से अनेक मतलब होते हैं। और तीसरा है भिन्नार्थक शब्द, इसको हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं, सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ अलग अलग। और उसके बाद है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची को हम लोग समानार्थिक शब्द भी बोलते हैं। तो समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये सभी हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। उसके बाद है विलोम शब्द, इसको हम लोग विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम माने उल्टा, उल्टा शब्द भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये विलोम शब्द भी अर्थ के आधार पे हमें दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से अर्थ के आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं। और अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे है जो दूसरा में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। हम लोग किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला है सामान्य शब्द, जो आम बोलचाल की भाषा में सामान्य लोग उसका प्रयोग करते हैं, उसे सामान्य शब्द कहते हैं। दूसरा है तकनीकी शब्द, जो तकनीक के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और तीसरा है अर्ध तकनीकी शब्द, जो थोड़ा थोड़ा तकनीकी रहता है, थोड़ा थोड़ा सामान्य आधार पर रहता है, उसे हम लोग अर्ध तकनीकी शब्द बोलते हैं। तो इसका भी अध्ययन हम लोग बाद में विस्तार से करेंगे। अब देखिए तीसरा स्रोत के आधार पर शब्द भेद, ये वर्गीकरण है शब्दों का स्रोत के आधार पर भी। तो ये हम लोग जो है पढ़ते भी हैं बचपन से। देखिए पहला भेद है इसमें तत्सम शब्द, स्रोत मतलब आया कहाँ से है, तो तत्सम शब्द इसका मतलब हुआ ये संस्कृत वाले शब्द हैं, ये संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। दूसरा तद्भव शब्द, ये संस्कृत से आए हुए शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं, तो उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा है देशी शब्द, अपने देश में जो शब्द का प्रयोग पहले पहल हुआ है, अपने देश में बना हुआ शब्द, उसको हम लोग देशी शब्द कहते हैं। और ये है चौथा भेद विदेशी शब्द। कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशों से आए, विदेशों के लोग अपने देश में बस गए, और या अपने देश के लोग विदेश गए तो वहाँ से कुछ शब्द सीख लाए। इस तरह से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है, और धीरे धीरे जो शब्द अच्छे लगते हैं वे हमारी भी भाषा में प्रयोग होने लगते हैं। उन शब्दों को हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। आप लोग इसके उदाहरण जो अच्छी तरह जानते हैं, स्कूल हुआ, स्टेशन हुआ वगैरह। तीसरा है संकर शब्द, ये संकर का मतलब होता है दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाया गया शब्द। जैसे रेल और गाड़ी, ये दोनों मिलकर होता है रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, दोनों मिलके हो गए रेलगाड़ी। इसी तरह के शब्द हम लोग बाद में विस्तार से जरूर पढ़ेंगे। तो ये संकर शब्द जो कहलाते हैं। और अब देखिए रचना के आधार पे शब्द भेद, ये चौथा आधार है शब्दों को देखने का, शब्दों को भेद करने का। तो इसके आधार पर शब्द के 3 भेद मिलते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसके टुकड़े करने पर उसमें से अर्थ प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसके टुकड़े के जो है अर्थ विलुप्त हो जाते, इसलिए हम लोग उसके टुकड़े नहीं करते हैं। जैसे घर, घर का हम लोग टुकड़ा करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं मिलेगा, घ जोरो घर, इसलिए उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। और दूसरा है यौगिक शब्द,
यौगिक शब्द का अर्थ होता है ये मिला हुआ शब्द, एक शब्द से अधिक का उसमें जो रहता है, किसी न किसी चीज से उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि से वो मिला हुआ शब्द होता है। जैसे हिमालय, हिम जो राल है ये हिमालय है, वैसे ही विद्यालय, और वैसे ही जो अन्य शब्द आते हैं। और अब देखिए योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द में क्या होता है, ये तो दो शब्दों के मेल से तो बनता ही है, लेकिन उसका इशारा एक अलग शब्द की ओर होता है, तीसरे शब्द की ओर होता है। जैसे जब हम लोग हिमजोर आलय हिमालय का प्रयोग किसी पहाड़ के रूप में करेंगे तो वहां पर ये योगरूढ़ हो जाएगा, और उसी का हिमजोर आलय हिमालय का जो बर्फ का घर के रूप में प्रयोग करेंगे तो यौगिक शब्द हो जाएगा। उसी तरह देखिए एक दंत है जो हम लोग गणेश जी के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, तो पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन पंकज जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए उसे कमल के रूप में ही उसका अर्थ लिया जाता है। तो जब उसका अर्थ किसी अलग शब्द के रूप में लिया जाए तो उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। और अब अंतिम आप लोग आधार देखिए, व्याकरणिक आधार पर शब्द भेद। व्याकरण किस तरह से शब्द भेद करता है, तो व्याकरण के आधार पर दो प्रकार के शब्द भेद हैं। एक है विकारी शब्द, एक है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम लोग विकारी शब्द को देख लेते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। ये हम लोग जो है बचपन से अपनी पाठ्य पुस्तकों में बहुत ध्यान से पढ़ते रहे हैं। ये बहुत प्रचलित भेद है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा मतलब नाम, सर्वनाम मतलब कि नाम के बदले में आने वाले शब्द, विशेषण मतलब उसकी अच्छाई बुराई गुण वगैरह बताने वाले शब्द, क्रिया मतलब किसी काम का करना। तो इस सब के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। और अब देखिए अंत में अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को ही हम लोग अव्यय शब्द बोलते हैं। अविकारी मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, और विकारी का मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न होता है। ये अविकारी शब्द हुआ। इसे ही अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय माने ये जिसका व्यय नहीं हो या जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता हो। इस तरह के ये अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, और तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक। ये अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। चारों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझेंगे। चूँकि अभी जो है सभी भेदों के बारे में, सभी आधारों के बारे में बताने में बहुत समय लगेगा। चूँकि मैं छोटा छोटा वीडियो ही बनाता हूँ, तो हम लोग इसके आगे देखेंगे। आपको विकारी शब्द के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे और उसका पहला भेद संज्ञा पढ़ेंगे। और तब तक के लिए इस पाठ को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय